गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको ऑलरेडी हिंदी करा रहे हैं, ठीक है। हिंदी की सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है जिसमें हम आपको यूपी पीसीएस के हिसाब से हिंदी कवर करा रहे हैं। साथ के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं कुछ कुछ वीडियोस भी बीच बीच में डालता रहता हूँ, उसको भी आप गो थ्रू करते रहिएगा। इन दो सीरीज के अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एथिक्स को लेके, तो हमने क्या किया है, एथिक्स की कुछ 7 से 8 वीडियोस प्लान करी हैं। इन 7 से 8 वीडियोस में हम क्या करेंगे कि आपका बहुत ही कंसाइज और बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपका जो कोर्स है वो कवर कराएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो बताएंगे। साथ के साथ आपको केस स्टडी पे थोड़ा डिस्कशन देंगे। इन सब के अलावा जो है आपको कुछ कोड्स और वैल्यू एडिशन की चीजें भी हम आपको देंगे, ठीक है। ये हमारा एम है, तो बी पेशेंट विद अस, और जो भी हम वीडियोस डालते रहते हैं आप देखते रहिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको बाकी कंटेंट ठीक लग रहा है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है यूपीएससी तक्षशिला। This was a brief about this ethics series. Now coming back to the first lecture. देखिए, अब पहला लेक्चर हम शुरुआत करते हैं कि भाई एथिक्स से, ठीक है। जो आपका पहला यूनिट है ना, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, हम वहां से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हमें अगर समझना है सब्जेक्ट को, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि एथिक्स होता क्या है, व्हाट इज एथिक्स। तो देखिए, एथिक्स जो है आपका ईथोस वर्ड से आया है। ईथोस वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग आउट ऑफ हैबिट, इसका मतलब होता है। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ हैबिट, ईथोस का। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन होती है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस डीलिंग राइट या रॉन्ग कॉन्डक्ट, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ इस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। देखो इसमें क्या क्या कीवर्ड है। नॉर्मेटिव साइंस पहला कीवर्ड आपको याद रखना है। राइट और रॉन्ग कंडक्ट को हमें डील करता है दूसरा, और तीसरा है क्या है, इस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। ये 3 कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं तो आप आराम से ये डेफिनेशन लिख सकोगे। तो क्या है, नॉर्मेटिव साइंस राइट और रॉन्ग कंडक्ट डील करता है, किसके बेसिस पे, इस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के बेसिस में। देखो मैं आपको याद भी कराता चलूंगा, ठीक है। फिर आप इसको एक तरह से और देख सकते हैं, रेफर्स टू सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। ये किस चीज के लिए प्रिंसिपल्स हैं, अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देखो एथिक्स बेसिकली क्या है आपका, कि सही और गलत को चुनने का रास्ता है। अब सही और गलत चुनने का रास्ता आप कैसे बनाते हो, ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अप्रोचेज हैं, ठीक है, कुछ नियम हैं। उन नियम के आधार पर आप सही और गलत में अंतर करते हो। तो देखिए इसका भी मतलब यही आता है, रेफर्स टू सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो देखो एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो आपको मदद करेगा कभी कभार इंट्रोडक्शन में लिखने में, और हो सकता है आपका डायरेक्ट सवाल भी इसके ऊपर आ जाए। तो पहली चीज जो आपको यहां पता होना चाहिए था वो है एथिक्स, ईथोस वर्ड पता होना चाहिए था। उसके साथ साथ आपको ये 2 डेफिनेशन में एक डेफिनेशन कंफर्म याद करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा ऊपर वाली। अब आ जाते हैं एसेंस पे। एसेंस ऑफ एथिक्स भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखिए एसेंस क्या होता है। एसेंस क्या होता है, एक तरह से इंट्रिंसिक क्वालिटी। इंट्रिंसिक क्वालिटी का मतलब अंदरूनी, ठीक है, इंट्रिंसिक क्वालिटी
तो एथिक्स की इंट्रिंसिक क्वालिटी की जो उसका कैरेक्टर डिटरमाइन करे, कैरेक्टर डिटर्मिनेशन किस चीज का, एथिक्स का। तो एथिक्स का इसेंस क्या होगा, इंट्रिंसिक क्वालिटी डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर, डिटरमाइनिंग इट्स कैरेक्टर। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके इसेंस ऑफ एथिक्स में, क्या है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या है, एथिक्स कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाती है जब वो सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। दूसरा, कंटेक्चुअल। देखिए ये कीवर्ड याद कर लीजिए, यही आपको क्वेश्चन में फिट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है इसेंस ऑफ एथिक्स बताइए, तो यही कीवर्ड्स आपको लिखकर एक्सप्लेन करना है और वहां पर एक एग्जांपल दे देना है, ठीक है। कंटेक्चुअल का मतलब क्या है, कंटेक्स्ट के हिसाब से, यानी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये एथिक्स जो है आपकी सिचुएशन के हिसाब से काम करती है। फिर क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या है कि अगर आपके लिए किसी चीज का मतलब ए है तो सामने वाले के लिए भी ए ही मतलब होगा। बट सब्जेक्टिव चीजें क्या होती हैं, आपको अगर ए लग रहा है, सामने को हो सकता है बी लगता हो। तो कहने का मतलब है आदमी आदमी और सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से उसके मतलब और एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं, तो उसका मतलब होता है सब्जेक्टिव। फिर वॉलेंट्री एक्शन। एक चीज आप गांठ बांध के समझ लीजिए कि एथिक्स जब भी अप्लाई होता है, ये केस स्टडी में ज्यादा आपको ध्यान देना है कि एथिक्स वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर आपका वॉलेंट्री एक्शन हो। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब हो आपकी स्वेच्छा से हो, आपकी मर्जी से हो। यानी कि अगर मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं और कोई एक्शन ले रहा हूं, तो मैं अपनी मर्जी से वो एक्शन कर रहा हूं, तो वो वॉलेंट्री एक्शन के अंतर्गत आता है। अगर मैं कंपल्सरीली, मुझे बाध्य किया जा रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है उस एक्शन को करने पे, तो जो भी मैं एक्शन करूंगा उस पे एथिक्स नहीं अप्लाई होगा। कहने का मतलब सही और गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने मजबूरी में वो किया है। तो एथिक्स अप्लाई करने के लिए आपका एक्शन वॉलेंट्री एक्शन होना चाहिए। फिर क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, देखो प्रिस्क्रिप्शन आपने डॉक्टर वाला सुना है, वैसे ही क्या है, एथिक्स आपको एक तरह से प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि आप ये करो, ये करोगे तो सही होगा, वो करोगे तो गलत होगा। तो यहां हमने देखो डेफिनेशन में भी बताया था कि सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स किस चीज के प्रिंसिपल हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यही चीज है, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव है। तो देखो पीसीएस है ये, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिलेबस में जो दी गई हैं वो डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपसे एसेंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये कीवर्ड लिखकर आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है एसेंस ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स पहले समझा देना, फिर एसेंस ऑफ एथिक्स में ये कीवर्ड्स लिखकर थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा आगे, जैसे होता ना एक लिस्टिंग की तरह कराऊंगा एग्जाम्पल, जो आप अलग अलग जगह अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने आंसर के हिसाब से यूज कर सकते हो। फिर आ जाते हैं, देखिए एक और जो आपके सिलेबस का टर्म है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। देखिए वीडियो के साथ साथ जो भी जॉटिंग्स बनानी है आप बनाते रहिए, अलग से टाइम नहीं आना है। और इसके तो नोट्स भी क्या प्रोवाइड करूंगा मैं, तो जो भी मैं साथ के साथ लिख रहा हूं तो आप उसी के थ्रू बता वो लिखते रहो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स हम चार हिस्से में देखते हैं। पहला क्या है भाई, इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, फिर सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ रहा है इसका, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है, और इकोनॉमी पे क्या है। ये देखो माइनर हैं, ये मेजर हैं, ये मेजर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। ये आपको लिखना नहीं है आंसर में, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये मेजर हिस्से हैं, डायमेंशंस हैं, जहाँ पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं। तो अब हम इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं भाई, इंडिविजुअल पे एथिक्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इंडिविजुअल पे देखो पहली चीज क्या है, आपको हैप्पीनेस देता है, हैप्पीनेस। आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे और आपने अगर एथिक्स पहले से पढ़ रखी होगी तो आपको पता है कि एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट है यूडेमोनिया,
यूडेमोनिया। तो ये कुछ नहीं है, ये है कि आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, जब आप एथिकल रास्ते पर चलते हो। ठीक है, ये अल्टीमेट प्लेजर की बात कर रहा है, अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात कर रहा है। तो एथिक्स क्या लेके आती है इंडिविजुअल की लाइफ में? हैप्पीनेस। दूसरा, एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग यानी कि इन अ वे सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आपको अपने होने पर गर्व हो रहा है। ठीक है, एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग, जब आप कोई नेक काम करते हो आपको अच्छा लगता है ना, वही चीज है। हैप्पीनेस का एक और डायमेंशन है एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग। ये कीवर्ड्स आप याद कर लो, यही फिट करने हैं आपको आंसर में। फिर एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एथिकल रास्ता चुनते हो तो आपको लोग, जो अदर लोग हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये भी एक तरह से इंडिविजुअल की लाइफ में कॉन्सिक्वेंस हुआ ना एथिक्स का। फिर क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जब आप एथिकल रास्ता चुनते हैं। फिर क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या हैं? लोगों के आपसी रिश्ते जो हैं वो एथिक्स अगर फॉलो होता है तो कॉन्सिक्वेंस का क्या होता है? उसका इंटरपर्सनल रिलेशंस बेटर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरा नेबर, भाई अगर हम एथिकली कैसे काम कर रहे हैं, भाई कूड़ा सही से फेंक रहे हैं, अपना साफ सुथरा रख रहे हैं, किसी तरह का शोर नहीं कर रहे हैं, ये एथिकल चीजें हैं ना। और इससे क्या होगा? हमारे आपस में रिलेशन बेटर होंगे कि नहीं होंगे? वही चीज है। आप देखिए, एथिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप एक बार समझ लेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं, हमें 5 कीवर्ड्स तो याद करने ही करने हैं। अगर आपके पास और आते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल में क्या आपको पता होना चाहिए? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, हैप्पीनेस देता है, एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग है, एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, और फिर क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशंस बेटर होते हैं। ये आपका इंडिविजुअल को लेके कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स था। अब आ जाते हैं हम सोसाइटी पर। भाई सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो देखो भाई, सोसाइटी पर सबसे पहला तो है पीस और हार्मनी। बिल्कुल आसान है, अभी मैंने आपको नेबर वाला एग्जांपल दिया। अगर एक मोहल्ले में सारे लोग एथिकली अपना अपना काम करेंगे तो आपको कहीं लगता नहीं है कि मोहल्ले में चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी? वो बेटर होने से सबसे पहले क्या होगा? शांति और हार्मनी इस्टेब्लिश होगी। ठीक है, पीस एंड हार्मनी। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कह सकते हो कि अगर आपने अल्कोहल को देखो यूज जो है रेगुलेट किया, यानी एथिक्स के हिसाब से आप चले, तो क्या है भाई, जो अल्कोहल अब्यूज और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सोसाइटी में जो दिक्कतें पैदा कर रही है वो खत्म होंगी। वो आप समझ सकते हो, नेबर वाले उससे आप समझ सकते हो। ठीक है। दूसरा, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, अब गुड गवर्नेंस कैसे? अभी ये मैंने आपको बताया, एथिक्स, एथिकल रास्ता अपनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की लाइफ में तो चेंज होगा ही होगा। तो इंडिविजुअल की लाइफ में चेंज होगा तो भाई एंटी करप्शन, यानी करप्शन फ्री चीजें होंगी। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस भी स्टैब्लिश होता है जब एथिक्स फॉलो करी जाती है। जस्टिस एंड इंक्लूजन, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जस्टिस, भाई फेयरनेस। अगर आप कहीं पे भी एथिक्स को देखिए, सही और गलत से चूज करिए। अगर हम सही और गलत का अंतर करके सही चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है, न्याय स्थापित होगा। तो यहां हो गया जस्टिस स्टैब्लिश करने वाली बात हो गई। इंक्लूजन का मतलब क्या है? इंक्लूजन का मतलब है कि भाई अगर हम एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोगों का हम चाहते हैं कि सबका विकास हो। ठीक है, सब डेवलप करें। तो ये कैसे पॉसिबल है?
कहीं ना कहीं अगर हमारे रास्ते और हमारे मेथड्स एथिकल हैं तो सोसाइटी में इंक्लूजन पैदा होगा, ठीक है, सारों का डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि एग्जाम्पल में आप जैसे बात कर सकते हो पॉवर्टी एलिविएशन की, तो अगर आपको पॉवर्टी एलिविएट करना है तो कहीं ना कहीं हमें एथिकल रास्ता चुनना पड़ेगा। कैसे? अब देखो एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अब कंपनी ओनर है, कंपनी ओनर ने क्या किया कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने पास रखता है और लेबर्स को क्या है बहुत ख़राब वर्किंग कंडीशंस में रखता है और उनसे काम भी बहुत ज़्यादा लेता है, उनको एडिक्वेट पे भी नहीं देता। तो ये क्या एथिकल रास्ता है? नहीं, ये एथिकल रास्ता नहीं है। अगर वहीं पे वो कंपनी ओनर या कैपिटलिस्ट वो क्या करता है, जो लेबर को एक वर्किंग और लिविंग वेज है वो देता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी देता है, ठीक है, और भी जो चीज़ें अगर प्रॉफिट होता है तो उसको शेयर आउट करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक एथिकल बिहेवियर है कैपिटलिस्ट या कंपनी ओनर के पार्ट में। तो इससे क्या होगा? इंक्लूजन होगा, यानी कि जो लेबर छूट जा रहे थे पीछे डेवलपमेंट की रेस में वो भी उनका भी विकास होगा। तो जस्टिस एंड इंक्लूजन, देखो समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ लेकिन बहुत क्विकली है तो बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत धीमे नहीं समझा सकता, इसलिए कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए, कीवर्ड्स को नोट डाउन करिए, वही आपको मार्क्स दिलाएंगे। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल आसान है भाई। अगर आप अपने बारे में ही सोचोगे और फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचोगे तो क्या होगा? क्या सस्टेनेबिलिटी बनेगी? नहीं। तो एथिकल रास्ता क्या इंश्योर करता है कि आज के लिए तो रहे ही रहे, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहे। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूज की बात करता है एथिक्स। तो ऑप्टिमम यूज जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सोसाइटी में होगा। फिर क्या है पांचवा? रिफॉर्म्स विद टाइम। एक बात को समझो, देखो सोसाइटी में क्या है ना, बहुत सारे सोशल इविल्स होते हैं। एक जमाने में सती जो है वो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस थी, बट आज वो क्या कहोगे, एक तो एक इलीगल है, उसके अलावा भी इनह्यूमन है, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म्स कैसे होते हैं? एथिक्स जब डेवलप करता है, एथिक्स के हिसाब से जब चीजें होती हैं। तो रिफॉर्म्स विद टाइम भी कहाँ से आती हैं? ये सोसाइटी पे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो भी एथिक्स का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ये 5 आपको याद करने हैं, देखो नोट डाउन भी करते रहो कि सोसाइटी पे क्या कॉन्सिक्वेंस है। पीस और हार्मनी, गुड गवर्नेंस, जस्टिस इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स विद टाइम। रिफॉर्म्स विद टाइम पे मैंने आपसे एग्जांपल दिया था कि सोशल इविल्स टैकल होते हैं, सोशल इविल्स आर टैकल्ड बाय एथिक्स। भाई एथिक्स, भाई सती को क्यों आपने कहा कि भाई ये खराब प्रैक्टिस है? कहीं ना कहीं आपके पीछे लॉजिक था ना कि ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है, तो वहीं से एथिक्स से ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। आज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को आप कहते हो ना कि ये एथिकल नहीं है, तो एथिक्स आपको ये सारी भी चीज़ें करके देता है। तो ये आपके 5 कीवर्ड्स हो गए यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क है। अगर एथिक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन पे? कुछ नहीं भाई, ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स, बिटवीन पीपल। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, सपोज आप एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स बनाता है पब्लिक के लिए, तो आपस में वो लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके बीच में ट्रस्ट बनता है, साथ के साथ उस कंपनी और लोगों के बीच, कंज्यूमर्स के बीच भी ट्रस्ट बनता है जब एथिक्स फॉलो की जाती है। फिर वर्क कल्चर, जो आगे आपका एक यूनिट भी है, वर्क कल्चर आपका बेहतर होता है जब एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पे ये फर्क है। बाकी देखिए ये रिपीट होने लगेंगे बाकी, गुड गवर्नेंस और पीस हार्मनी, लेकिन अलग क्या है, ये ट्रस्ट और वर्क कल्चर। फिर इंटरनेशनल में आप देख लो, इंटरनेशनल स्फीयर में अगर आप एथिक्स फॉलो करते हो तो क्या होता है? पहली बात तो पॉजिटिव सम गेम होता है,
आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा भी, जब एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन सब पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए क्या है, पॉजिटिव सम का मतलब है भाई सबका भला हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नुकसान हो तभी मेरा फायदा हो ना, होना ऐसा चाहिए कि भाई हम सबका ग्रोथ हो, सब कंट्रीज का ग्रोथ हो। तो पॉजिटिव सम की बात करी जा रही है। फिर सीबीडीआर, आपने ये टर्म जीएस 3 में बहुत बार पढ़ा होगा। सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब बस इतना है कि मान लीजिए यूएस, इंडिया और मान लीजिए कोई अफ्रीकन कंट्री है घाना, अगर उसको कहा जाता है कि भाई आपको क्या है कि इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो आपको क्या है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम करनी पड़ेंगी। तो एथिक्स क्या कहता है, भाई यूएस तो न जाने कब से इतना पोल्यूट कर रहा है, तो उसको तो सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगने चाहिए और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है ग्रीन हाउस गैसेस का यूएस को करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा वही पोल्यूट कर रहा है। फिर इंडिया की बात करी जाती है, फिर घाना की बात होगी। तो यही है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कहाँ से निकल के आता है ये प्रिंसिपल, कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एथिक्स में रूट करता है कि एथिकल बिहेवियर कहता है, एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं कि भाई आप सब जो है ना, जिस तरह से आपको इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि जो सेम कंडीशन में है उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाए। अब यूएस और घाना सेम जगह पे तो है नहीं, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस। अब देखिए कई बार क्या होते हैं ना, बहुत सारे डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, या पर से कोई मान लीजिए किसी तरह का हानि भावी हो गई, नुकसान हो गया। अब तो एक बाकी कंट्रीज का रोल क्या होता है, भाई वो ये करने लगे कि भाई मेरे से क्या मतलब है, अगर वहां अर्थक्वेक आया तो मेरा थोड़ी ना कुछ जाता है। तो ये अप्रोच को हटाकर ये अप्रोच कहती है कि भाई बाकी कंट्रीज को उस कंट्री की मदद में आगे आना चाहिए, तो डेवलपमेंट असिस्टेंस देना चाहिए। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में क्यों पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब कहीं ना कहीं एथिकल रूट्स होंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने में। तो ये भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स के अंडर आता है। फिर हम देख लेते हैं इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में तो बिल्कुल एक पॉइंट आप समझ लीजिए या दो पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और दूसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ मैं नहीं समझा रहा हूं, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स पे अगर सवाल आता है, आपको 5 एरियाज में बहुत आराम से डिस्कस कर देना है। पहले इंडिविजुअल पे डिस्कस करना, फिर सोसाइटी पे डिस्कस करना, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक पे छोटा छोटा डिस्कशन कर देना। पढ़ने वाले एग्जामिनर को बहुत ही कंप्लीट आंसर लगेगा आपको। बीच बीच में एग्जाम्पल्स इंक्लूड करना जहां पर ज़रूरत हो, खास करके सोसाइटी वाले पॉइंट्स में ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंस। देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, एथिक्स की डेफिनेशन कर ली, एथिक्स को समझ लिया क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने आपका एक तो डेफिनेशन कर ली, दूसरा इसेंस कर लिया, और तीसरा कॉन्सिक्वेंस कर लिया। तो ये 3 पॉइंट हमने अभी तक इस चैप्टर के कर लिए हैं आपके एथिक्स के। एक कोट मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो बीच बीच में कोट बताता रहूंगा, वो आप लिखते रहिएगा। ठीक है, विदाउट एथिक्स वर्ल्ड वुड सिंक इन बॉटम लेस डार्कनेस। ठीक है, ये कहां का कोट है, महाभारत। अगर आपको कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस पे सवाल आता है, ठीक है, या एथिक्स पे इन जनरल आता है, तो ये आप इसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। या सिग्निफिकेंस ऑफ आपका एथिक्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो। विदाउट एथिक्स वर्ल्ड वुड सिंक इन बॉटमलेस डार्कनेस, महाभारत। तो ये आपका कोट है।
अभी तक आई होप आप सबको समझ आ रहा हो. I'll have a glass of water and I'll continue then. तो 3 चीज पढ़ने के बाद देखिए हमें, अब हम कुछ चीजें करते हैं. एक टाइप ऑफ सवाल आता है एथिक्स को मॉरल्स के रिलेशंस में हमें देखने के लिए कहा जाता है. फिर कभी कभार हमसे लॉज के पर्सपेक्टिव में एथिक्स को कंपेयर करने को कहा जाता है. फिर रिलीजन के उसमें कहा जाता है कई बार. ठीक है, ये मेन 3 कैटेगरीज हैं जहां पर आपको डिस्कस करने के लिए कहा जाता है कि एथिक्स वर्सेस मॉरल्स, एथिक्स वर्सेस लॉज, एथिक्स वर्सेस रिलीजन. तो ये हम करेंगे इसमें, इस वाले सेक्शन में. अब देखो एथिक्स पहला देख लेते हैं, एथिक्स एंड मॉरल्स. तो पहली बात तो हमें समझना होगा कि भाई एथिक्स और मॉरल्स के बीच में आपस में रिलेशन कैसा होता है. तो एथिक्स और मॉरल्स, एथिक्स क्या है, ये होते हैं स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स, और मॉरल्स क्या होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के इंडिविजुअल के प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये 2 चीज आपको समझनी होगी. एथिक्स क्या है, जो स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं राइट और रॉन्ग के, वो एथिक्स होता है. और मॉरल्स क्या होता है, जो मान लीजिए मेरे हैं, मुझे क्या सही और गलत लगता है और जिस बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं, तो ये मेरे मॉरल्स हैं. ठीक है, आपके, मेरे और जो भी और भी लोग हैं उनके मॉरल्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट एथिक्स हम सबके सेम होंगे कहीं ना कहीं. क्यों? क्योंकि एथिक्स इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको अभी कई सारे दूंगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा. पहले तो रिलेशनशिप समझिए. अगर ये एथिक्स है, ठीक है, और ये आपका मॉरल हो गया, ये एथिक्स हो गया, ये मॉरल हो गया, तो आपस में ये कहीं कहीं ओवरलैप करते हैं. वो ओवरलैप कैसे करेंगे उसका भी बताते हैं. कि मैंने एथिक्स आपको बता दिया, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल क्या है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हैं. एग्जाम्पल देखिए, लॉयर फाइटिंग टेररिस्ट, लॉयर डिफेंडिंग टेररिस्ट. अब ये एथिक्स कैसे है भाई? देखिए, लॉयर एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के कुछ एथिक्स हैं. प्रोफेशन के एथिक्स क्या कहते हैं कि आपको अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है हर सूरत पर. सपोज आपको डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम क्या है भाई? आपको सामने वाले का इलाज करना है, उसकी जान बचाना है. आप उसको ये मत देखो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, उसका प्रोफेशन क्या है, क्रिमिनल है कि नहीं है. आपके लिए सिर्फ वो एक पेशेंट है. तो एथिक्स क्या है, लॉयर क्या कहते हैं, टेररिस्ट को भी उसे डिफेंड करना पड़ेगा. बट अगर मैं अपनी बात करूं या बहुतों की बात करूं, तो मॉरल्स हो सकता है इस चीज को अग्री ना करें. मॉरल्स कहें कि भाई टेररिस्ट को डिफेंड नहीं कर सकता, भले चाहे जो हो. तो मॉरल्स अलग हो सकते हैं, बट एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्या कह रहा है कि लॉयर को तो करना ही पड़ेगा. अब मॉरल्स, हम ये हमने एक एग्जांपल ऐसा देखा कि एथिक्स तो फॉलो हो रही हैं, बट मॉरल्स हो सकता है ना फॉलो हो. अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं. ठीक है, जहां पर हम कहते हैं, एक पॉइंट आप ऐसे सोचो, जलीकट्टू, जलीकट्टू या एलजीबीटी राइट्स. एलजीबीटी तो यहां आ जाएगा. ठीक है, एलजीबीटी. ठीक है, यहां पर एक और आ सकता है, यूथनेशिया. अब देखो, यूथनेशिया जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं. यूथनेशिया क्या है, इच्छा मृत्यु. अब मुझे लगता है, मेरा मानना है कि कोई ऐसा पेशेंट अगर वो ऐसी कंडीशन पे पहुंच चुका है जहां पर वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर ही जिंदा है, यानी सिर्फ मशीन जब तक चल रही है तब तक जिंदा है, वो एक तरह से कोमा की स्टेज में है. ऐसी स्टेज जहां से लोग 99.9999% से वापस नहीं आ पाते. तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई पेशेंट है, तो उसे मशीन पे जिंदा रहने की, रखने की बजाय आप उसे मृत्यु दे दो. ठीक है, तो ये यूथनेशिया है. तो यूथनेशिया हो सकता है मेरे मॉरल्स कहते हो कि ठीक है. क्यों?
क्योंकि जैसी उसकी पेशेंट की कंडीशन है उसको यूथेनेशिया देने में परेशानी नहीं है। बट एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं कि भाई किसी की भी लाइफ लेना गलत है, इट्स अ सिन। तो उस सेंस में अगर आप देखते हो तो मॉरल से एथिक्स अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जलीकट्टू, अब ये एक ट्रेडिशन है। अब ट्रेडिशन में आप कहीं ना कहीं एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हो तो भाई मॉरल्स, आपकी मॉरल्स में वो सही क्यों है? क्योंकि बहुत समय से चला आ रहा है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है, इस परंपरा के चलते आपके हिसाब से वो सही है। बट अगर हम एनिमल क्रुएलिटी और एनिमल लाइफ की बात करें, वो सही नहीं है। तो इस वजह से ये अलग हो जाता है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है एथिक्स और मॉरल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये कीवर्ड और ये कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में होंगे तो आप बाकी आंसर लिख पाओगे। अब आ जाते हैं एथिक्स एंड लॉज। एथिक्स हमने बताया था कि भाई सही और गलत के जो बीच का अंतर है आप कैसे करते हो? स्टैब्लिश स्टैंडर्ड की मदद से दूर करते हो, अंतर करते हो उसके बीच में। लॉ क्या है भाई? लॉ क्या है अगर हमको डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे? ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन टू अचीव कॉमन गुड। देखो, ये सब डेफिनेशन याद करो। अगर वहां पर आता है तो फीलिंग से नहीं लिख सकते। ठीक है, फीलिंग से आपने लिख दिया कि लॉ एक तरह का रूल होता है, रेगुलेशन होता है, जो भाई जिस हिसाब से अगर आप करते हो चीज़ें तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है। ऐसी बातें आप लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको खुद बता दूंगा और वो डेफिनेशन याद करो आप। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन टू अचीव कॉमन गुड, बहुत छोटी डेफिनेशन है, कई जगह काम करेगी, याद कर लो। लॉ भी कई तरह के हो जाते हैं। लॉ जैसे नेचुरल लॉ, फिर डिवाइन लॉ, और तीसरा है लेजिस्लेटिव लॉ। अब नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ जैसे आपका है ग्रेविटी हो गई, एक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये नेचुरल लॉज हो गए आपके। ठीक है, अर्थ आपका जो है सोलर सिस्टम के अराउंड घूमता है, इधर नेचुरल लॉज ग्रेविटी के हो गए। डिवाइन लॉ क्या है? कि भाई इनके पीछे डिवाइन सैंक्शन है, यानी रिलीजियस सैंक्शन है। ठीक है, ऐसे रूल्स को और रेगुलेशंस को हम कहाँ से, जिनका कहीं ना कहीं रिलीजन और आप कहते हो ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं, जैसे वेदों में जो चीजें लिखी, जो वेदों में नियम लिखे हुए हैं, तो वो एक तरह से डिवाइन लॉ है। लेजिस्लेटिव लॉज, आप सबको पता है भाई, किसी तरह जो इलेक्टेड बॉडी होती है आपकी, उसके थ्रू जो लॉज बनते हैं उनको आप लेजिस्लेटिव लॉज बोलते हो। तो ये तो कुछ टाइप के लॉज हो गए आपके। एथिक्स हमने आपको बता ही दिया था। अब देखिए एथिक्स और लॉ में रिलेशन क्या होता है। अगेन वही वाला रिलेशनशिप बनेगा, ये एथिक्स है, ये लॉ है। ठीक है, अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जहां पर एथिक्स तो फॉलो हो रही है बट लॉ नहीं फॉलो हो रहा है। तो ये वाला एरिया क्या है? एथिक्स फॉलो हो रही है बट लॉ नहीं फॉलो हो रहा है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, याद होगा आपको, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा है। उस टाइम पर लॉ जो था उसके अगेंस्ट, जैसे दांडी मार्च निकाला गया था कि नहीं निकाला गया था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था, तो लॉ तोड़कर आपने सॉल्ट बनाया था, लेकिन ये एक्शन सही था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक था, इंटेंशन था, लोगों का वेलफेयर था, उस हिसाब से ये करना, ये एक्शन करना सही था। अब एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जहां पर लॉ तो है, आप लॉ तो फॉलो कर रहे हो लेकिन एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो। जैसे मैरिटल रेप नॉट इलीगल। अब देखो लॉ के हिसाब से चलोगे तो मैरिटल रेप इज नथिंग, मैरिटल रेप को कोई रिकग्निशन नहीं मिला है लीगल सर्कल्स में। लेकिन एथिक्स के हिसाब से चलोगे तो एवरी वुमन हैज अ बॉडीली इंटीग्रिटी। ठीक है, तो वो उसकी बॉडी की जो राइट्स हैं वो उसके पास है।
भले वो मैरिज में हो चाहे ना हो। तो मैरिटल रेप इज नॉट इलीगल। तो लॉ के हिसाब से तो आप चल रहे हो, लेकिन एथिक्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसी चीजें जहां पर एथिक्स भी फॉलो हो रहा है, लॉ भी फॉलो हो रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिविल सर्वेंट फॉलोइंग कंडक्ट रूल्स। अब देखिए, आपके कुछ कंडक्ट रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हुए, तो अगर कोई सिविल सर्वेंट वो कंडक्ट रूल फॉलो कर रहा है तो वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स को भी फॉलो कर रहा है। दूसरा, जो लॉ, जो कंडक्ट रूल्स बनाए गए उनको भी फॉलो कर रहा है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जब आपको एथिक्स और लॉज के बीच में रिलेशन बताने को बोला जाए। तो ये तीन एग्जाम्पल, तीन कैटेगरी के एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। एथिक्स और लॉ पे हम और भी डिस्कशन करेंगे आगे वाले यूनिट में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स का रोल क्या होता है लॉ में, ठीक है, या लॉ का रोल क्या होता है एथिक्स को एनफोर्स करने पे। इन दोनों के बीच में रिलेशन हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम एथिक्स और रिलीजन की बात करते हैं। सेम वही डायग्राम बनेगा आपका, एथिक्स, रिलीजन, ठीक है। रिलीजन क्या है भाई? बेस्ड ऑन फेथ, नॉट जनरली क्वेश्चनड, और इनमें सेंस ऑफ रिजिडिटी होती है। आप आपने खुद देखा होगा कि रिलीजियस आइडियल्स चेंज करने में मुश्किल है, सेंस ऑफ रिजिडिटी होती है। ये आपको रिलीजन के लिए पता होना चाहिए। एथिक्स के लिए बेस्ड ऑन रैशनैलिटी है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जहां पर एथिक्स फॉलो हो रहा है बट रिलीजन नहीं फॉलो हो रहा है। एबॉर्शन, होमोसेक्सुअलिटी। देखो ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर एथिक्स फॉलो हो रहा है। जैसे एबॉर्शन में रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन आर बीइंग अपहेल्ड इन एबॉर्शन, तो वो एथिकल है, लेकिन रिलीजन के खिलाफ है। रिलीजन अभी भी एबॉर्शन को अलाउ नहीं करता, तो रिलीजन के खिलाफ हो गया। अब रिलीजन के हिसाब से तो है लेकिन एथिक्स के हिसाब से नहीं है। जैसे कास्टिज्म, रिलीजन कहता है भैया कास्ट में डिवीजन है, कास्ट में कुछ प्योरिटी और पोल्यूशन के रूल डिसाइड कर रखे हैं कि शादियां ऐसे होनी चाहिए, अपर टू लोअर वर्ना, वर्ना अपर, लोअर टू अपर वर्ना। ये सारे रूल्स कास्ट के अंदर आ रहे हैं। अब लेकिन ये सारे रूल्स फॉलो करना क्या एथिकल है? नहीं है, कई जगह बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। तो रिलीजियस आइडियल्स फॉलो कर रहा है बट एथिक्स नहीं फॉलो कर रहा है। फिर ट्रिपल तलाक, आपने 3 बार तलाक बोला और आपने शादी खत्म कर दी, तो रिलीजन तो आप फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये एथिक्स फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है एथिक्स और रिलीजन में, तो आप ऐसा डायग्राम बनाओगे और बताओगे कि कहाँ पे एथिक्स फॉलो हो रहा है, कहाँ पे रिलीजन फॉलो हो रहा है। ये तीन जो रिलेशनशिप वाली चीजें होती हैं वो मैंने आपको करा दी। तो देखो, आपको अभी तक मैंने आपको फिर से देखो क्विक रिकैप में मैंने आपको डेफिनेशन करा दी एथिक्स की, ठीक है। उसके अलावा मैंने एसेंस ऑफ एथिक्स करा दिया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स करा दिया, फिर मैंने आपको रिलेशनशिप विद मॉरल्स, लॉज और रिलीजन ये भी करा दिया आपको। अब आ जाते हैं हम दूसरे इसके यूनिट, इसी के सिलेबस यूनिट के नेक्स्ट पॉइंट पर। वो है आपका डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब डिटर्मिनेंट्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये हेडिंग आपको स्ट्रेट अवे सिलेबस में दी गई है, तो ये हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए कीवर्ड्स इसके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। पॉइंट 1,
साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आपको क्या पता होना चाहिए? ह्यूमन कंसाइंस, फिर सेल्फ मोटिवेशन एंड कन्विक्शन टुवर्ड्स आइडियल्स। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो एथिक्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं, तो वो किसी एक्शन में अप्लाई कैसे हो रहे हैं, ठीक है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आप स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते वक्त सोचते हो, जो उस चीज को डिसाइड करती हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हम कह रहे हैं साइकोलॉजिकल। अब देखिए, आदमी के कंसाइंस में दिमाग में क्या चल रहा है, उसका मोटिवेशन कितना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको उस हेल्थ में आइसक्रीम या तली हुई चीजें नहीं खानी, आपको बता दिया गया, आपको अवेयरनेस पूरी है कि भाई आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन आपका मोटिवेशन कितना है, आपका कंसाइंस कितना है, उस चीज को समझने के बाद उसको कर पाने के लिए आपकी करेज कितनी है। आपको पता है कि करप्शन करना गलत है, लेकिन आपका करेज कितना है उस चीज को ना बोलने की। तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो एथिक्स को डिसाइड करता है एप्लीकेशन में। यानी साइकोलॉजिकल हमने देख लिया, सेल्फ मोटिवेशन और ह्यूमन कंसाइंस। एक पॉइंट हो गया आपका साइकोलॉजिकल। दूसरा, सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स यानी आप कैसी सोसाइटी, कैसी जगह पर हो, वो भी आपकी कल्चरल आइडियल्स भी डिटरमाइन करते हैं। कैसे? रोल ऑफ पेरेंट्स या फैमिली, रोल ऑफ स्कूलिंग, सोशल नॉर्म्स। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारे जो एक्टर्स होते हैं वो आपके सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं। आपके सोशल वैल्यूज, जो आपके मॉरल्स और एथिक्स डेवलप होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन एजेंट्स की मदद से होते हैं। तो अगर आप बात करते हो कि क्या डिटरमाइन करेगा एथिक्स को ह्यूमन एक्शन में, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स, आपके फैमिली, मान लीजिए आपकी फैमिली में वॉयलेंस प्रमोट होता है, तो क्या लगता है आपको कि भाई जो पर्सन उस फैमिली से बिलोंग करेगा, उसके हाई प्रोबेबिलिटी होंगे कि वो वॉयलेंस को सही मानेगा। ठीक है, तो एथिक्स कहाँ से डिटरमाइन हो रही है? इन सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स में। उसमें क्या आ रहे हैं? फैमिली, पेरेंट्स, रोल ऑफ स्कूलिंग, सोशल नॉर्म्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल पढ़ लिया हमने, सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट पढ़ लिया। तीसरा क्या है? सर्कमस्टेंसेस। इसको हम ये भी कहते हैं सिचुएशनल एथिक्स। अब आप एक बात समझिए, एक डिलेमा चलता है ना, हाइंस डिलेमा जैसे हम कहते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम करना है, मान लीजिए उसकी वाइफ बीमार है, वाइफ बीमार है, उसको दवा चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या है, वो चोरी करता है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में चोरी भी आपकी सही एक्शन में लगती है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। यानी सिचुएशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एथिकल एक्शन क्या होगा। देखिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, आपने सब समझा है। बस ये कीवर्ड्स आप एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन आएगा यूं के यूं लिख देना है। सर्कमस्टांसेस हो गया, फिर कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। ये किसका पार्ट होता है? वर्च्यू एथिक्स का। ठीक है, अब जो व्यक्ति है उसके अगर कैरेक्टर अगर ठीक है, कैरेक्टर उसका मान लीजिए करेजियस है, तो अगर करप्शन जैसी सिचुएशन आती है और उस पर प्रेशर पड़ता है और उससे कहा जाता है कि भाई तुम्हें रिश्वत लेनी है, तो भी वो ना बोल पाएगा।
तभी वो ना बोल पाएगा अगर उसका कैरेक्टर करेजियस है। यानी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एथिकल बिहेवियर इन ह्यूमन एक्शन डिसाइड करने में। तो कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, ये आप मॉरल थिंकर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो कि कैसे वर्च्यू एथिक्स रोल प्ले करती है। वर्च्यू एथिक्स कहता है कि भाई जो आदमी अगर अच्छे कैरेक्टर का है तो वो जो भी एक्शन लेगा वो अच्छा ही होगा। दिस इज द लॉजिक। फिर इंटेंशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। इंटेंशन, अभी हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़ा, अब हम इंटेंशन कह रहे हैं। आपकी सोच क्या थी? एक एग्जांपल, आपने मूवी देखी होगी शिंडलर्स लिस्ट, ठीक है? तो उसमें वो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है किस लिए? एग्जांपल में आप देखो, शिंडलर्स लिस्ट, शिंडलर्स लिस्ट, उसमें वो झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोलता है? टू सेव लाइव्स। जो वहां पे जूस होते हैं उनकी जान बचाने के लिए वो झूठ बोलता है। तो झूठ भले उसने बोला, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था वो मैटर करता है आपका, ठीक है? तो इंटेंशन देख लिया, कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल मैंने समझा दिया आपको, सर्कमस्टांसेस बता दिए। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेस। इसको आप आगे चल के पढ़ोगे, टीलियोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। इस पे किस पे फोकस है आपका? कॉन्सिक्वेंसेस पे। यानी कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो ठीक आ रहा है तो आपका जो एक्शन है वो एथिकल होगा। जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ट्राइबल एरियाज। अगर मान लीजिए आपने एक एनर्जी प्लांट लगाना है और ट्राइबल एरिया में आपने लगा दिया। अब ट्राइबल एरिया में लगाने के बाद उस प्लांट से इतनी एनर्जी मिल रही है कि स्टेट की 10% एनर्जी की जो नीड थी वो वहीं से पूरी हो जाती है। यानी कि कॉन्सिक्वेंस एंड में जो रिजल्ट आया वो सही था, तो ये एक्शन जो है आपका एथिकल माना जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस भी एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है कि एथिक्स को डिसाइड करने में ह्यूमन एक्शन में। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो इसके साथ साथ मिलके क्या आता है? मीन्स। मीन्स क्या है? डीओंटोलॉजिकल अप्रोच का पार्ट है। अब यहां पे वाले एग्जांपल में जैसे हमने बात की कि भाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया, ट्राइबल एरिया में लगाया, बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसे प्रोजेक्ट को लगाते वक्त आपने जो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया वो क्या हुआ? उनका क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई। तो आप ये थोड़ी ना कर सकते हो कि आप 10 लोगों की जान खतरे में डाल के आप 100 लोगों की बात करो। वो तो अलग अप्रोच है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मीन्स को भी फोकस करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आप अगर इसका देखते हो तो एंडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा। गांधी जी का क्या कहना था? भाई जो आपका तरीका है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी तो अपनी जगह ठीक है, बट तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा के बाद एनसीएम उन्होंने अंत कर दिया था। क्यों? क्योंकि मीन्स भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है। ये कुछ 7 पॉइंट हैं जिस पर आप लिख सकते हो, और भी कुछ माइनर पॉइंट्स हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इतने ही में ही आप आंसर कर ले जाओगे। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन आता है तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। साइकोलॉजिकल, भाई अंदर से मोटिवेशन कितना है उन चीज़ों को करने के लिए। अगर मोटिवेशन नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें बेकार है, वो एथिकल एक्शन लेगा ही नहीं। सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, जैसी सोसाइटी में रहता है, फैमिली में रहता है, स्कूलिंग जैसी है, तो उनके बेसिस में भी उसके एथिकल आइडियल्स डिटरमाइन होते हैं, उन्हीं के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। सरकमस्टांसेस, सिचुएशन कैसी है, जैसे हाइंस डिलेमा में हमने पढ़ा कि भाई उसकी वाइफ बीमार है, सब कुछ है, तो वो चोरी करता है। क्यों? अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए। कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल का कैरेक्टर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो वो जो एक्शंस लेगा कहीं ना कहीं वो भी एथिकल होंगे। इंटेंशन, हमने शिंडलर लिस्ट में देखा कि भाई कोई एक्शन अगर मान लीजिए वो गलत भी है लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन सही है तो वो माना जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव और
जुडिशरी के बीच में अंतर होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। बट जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, इसको ब्रीच करता है। लेकिन जो ये ब्रीच करता है उसके पीछे का इंटेंशन जो है वो सही है, इस वजह से ये एथिकल हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस और मीन्स, ये हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कर लिया। अब आ जाते हैं हम डायमेंशंस पे, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ये सब कीवर्ड्स आपके एग्जाम सिलेबस में दिए हुए हैं। तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे। पहला है नॉर्मेटिव, फिर डिस्क्रिप्टिव, तीसरा मेटा, चौथा अप्लाइड। अगर आपसे सवाल आता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पे, तो ये 4 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, मेटा और अप्लाइड। आपका आंसर लिखा जाएगा आराम से। अब नॉर्मेटिव क्या होता है भाई, ये सीधा सीधा आपसे बता रहा है कि सही और गलत बता रहा है, प्रिस्क्राइब राइट एंड रॉन्ग। आपको बता दे रहा है कि भाई ये सही है, ये गलत है। जैसे एग्जाम्पल में आप कहोगे यूटिलिटेरियन अप्रोच, आपको बता दिया कि भाई अगर ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है तो भाई वही सही है। ठीक है, आपने सही और गलत का अंतर करके बता दिया। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या बात कर रहा है भाई, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या कह रहा है कि हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, ये समझने की बात कह रहा है। एक में आपने पढ़ा कि आपने रास्ता बता दिया कि भाई ये सही है, ये गलत है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में आप क्या बात कर रहे हो कि रास्ता बताने के बाद लोग कौन सा रास्ता चूज करते हैं, उसकी जो स्टडी है, उसको जो समझता है, वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, इसी की 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस क्या हैं, एथिकल रिलेटिविज्म और एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। एक का मतलब होता है रिलेटिविज्म, का मतलब होता है कि मान लीजिए हम 3 4 5 लोग हैं, तो हम 3 4 लोग जो एथिकल रास्ता चुनते हैं वो हमारे अपने अपने सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम अपने हिसाब से कंटेक्स्ट, सिचुएशन, सोच के हिसाब से तय करते हैं। तो ये क्या हो गया, एथिकल रिलेटिविज्म, हमारे आपस में अंतर है, रिलेटिव है। दूसरा कहता है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि जितने सारे लोग हैं सबने एक ही रास्ता चुनना है। अगर आपसे कहा जाए ये सही है तो यही सही है, तो अगर आपने 1000 लोगों को बताया तो 1000 के 1000 यही रास्ता चुन रहे हैं। तो वो चीज क्या होती है, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। तो डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या समझा कि कैसे पीपल बिहेव करते हैं। एक में तो आपने रास्ता बताया, दूसरा वो कैसे कौन सा रास्ता चुनते हैं, वो हम किसके अंडर समझते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंडर में। मेटा क्या करता है, मेटा करता है भाई एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज की बात करता है। एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज की क्या मतलब है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज का मतलब जैसे कि हमें क्यों एथिकल होना चाहिए, एथिक्स क्या भाई एब्सोल्यूट रियलिटी है, एथिक्स कब से चला आ रहा है। तो ऐसे जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं वो हम कहाँ किसके अंडर डील करते हैं, मेटा एथिक्स के अंडर में डील करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जैसे एग्जांपल, व्हाई वी शुड बी एथिकल। अब ये वाली जो स्टडी होती है ना, वो मेटा एथिक्स का पार्ट है। चौथा अप्लाइड, यानी कि आपने एथिक्स को किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स और पर्टिकुलर एरियाज में अप्लाई करके देखा, उसका क्या क्या उसमें एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है वो समझते हो। जैसे बायो एथिक्स, बायो एथिक्स क्या देख रहा है, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के फील्ड में जब एथिक्स अप्लाई करते हो उस सेक्टर को आप बायो एथिक्स बोल देते हो। इन्वायरमेंट में करते हो तो इन्वायरमेंटल एथिक्स बोलते हो। मीडिया में करते हो तो मीडिया एथिक्स हो जाता है। पॉलिटिक्स में करते हो पॉलिटिकल एथिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अप्लाइड यानी कि आपने एथिक्स को एक पर्टिकुलर सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो, उसी को हम अप्लाइड एथिक्स का पार्ट मानते हैं। तो अगर आपको डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आता है तो ये 4 आपको बताने हैं, उसके साथ साथ एथिकल रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म आप समझा दो, आपका डन है गेम। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल जानने हैं तो देखो रिलेटिविज्म का देख लो। रिलेटिविज्म में एबॉर्शन, भाई एबॉर्शन कई कंट्रीज में लीगल है, कई में इलीगल, यानी कि कई में उसको सही माना जाता है, कई में गलत माना जाता है।
तो कहीं ना कहीं अंतर है ना ये। और फिर देखिए अब एब्सोल्यूटिज्म में क्या है, एब्सोल्यूटिज्म, मर्डर। अब देखो मर्डर हर जगह गलत है, ठीक है, मर्डर हर सोसाइटी में गलत है, तो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म की वो बात कर रहा है। रिलेटिविज्म में एक और पॉइंट आप ले सकते हो, कैपिटल पनिशमेंट। बहुत सी कंट्री हैं कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट हैं, बहुत सी कंट्री इसको एक्सेप्शन मान के चलती हैं बट यूज करती हैं। तो रिलेटिविज्म में आपने एबॉर्शन देख लिया, कैपिटल पनिशमेंट देख लिया, एब्सोल्यूटिज्म में आपने मर्डर देख लिया, ठीक है। या ब्रदरहुड, भाईचारे की बात करता है। भाई कौन सी सोसाइटी भाईचारे की बात नहीं करती, सारी बात करती हैं, ठीक है। कोई ऐसी सोसाइटी तो है नहीं जहाँ पे बात होता है कि भाई भाईचारे की बात नहीं, एक दूसरे को मारो काटो, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं। तो वो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म में आती है। तो अगर आपको डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आएगा तो आप ये 4 चीजें बताओगे और ये 2 चीजें एक्सप्लेन कर दोगे, आपका आंसर डन है। तो आपको मैंने डिटर्मिनेंट्स करा दिए और डायमेंशन करा दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं कहूँ कि आपको बाकी इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ समझाने की जरूरत है, ये बाकी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है। एक चीज और हम कर लेते हैं, एक और यूनिट, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ये वाला भी टॉपिक हम कर लेते हैं। तो अगर हम ये करते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं पब्लिक रिलेशनशिप, और इधर हम प्राइवेट रिलेशनशिप लिख देते हैं। ठीक है। अब पब्लिक रिलेशनशिप में क्या है, कंसर्न्स कम्युनिटी, बिजनेस या सोसाइटी। ये आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब है आप आसपास लोगों से, सोसाइटी में, अपनी कंपनी में, कम्युनिटी में, उनसे जो रिलेशनशिप बनाते हो वो पब्लिक रिलेशनशिप के अंडर में आता है। प्राइवेट क्या क्या है भाई, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, ये जो रिलेशंस हैं वो प्राइवेट रिलेशनशिप का उसमें अंडर में आते हैं। अगर मुझे पब्लिक रिलेशनशिप की बात करनी हो तो ये फॉर्मल इन नेचर होते हैं, फॉर्मल इन नेचर होते हैं, और जो आपके प्राइवेट होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। भाई ये देखो, ये डिफरेंस आपको याद करने हैं। अगर आपसे पूछेगा ना तो यहीं से डायरेक्ट पूछ लेगा कि ऐसा करो, एथिक्स इन पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप कैसे अलग होते हैं, तो आपको ये डिस्टिंग्विश करना है, यही डिफ्रेंसिएशन बताना है आपको, फॉर्मल इन नेचर, इनफॉर्मल। फिर क्या है, लार्ज रोल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन से बंधे होते हैं। बट प्राइवेट रिलेशनशिप में ऐसा होता है नहीं, वो किस चीज से बंधे होते हैं, फीलिंग्स और इमोशन से। कोई रूल और रेगुलेशन थोड़ी ना कि आपको पेरेंट्स अपने कैसे डील करना है, वो किस चीज से चलता है, इमोशन से चलता है, फीलिंग से चलता है। फिर ये है एक्सटर्नली इम्पोज्ड। एक्सटर्नली इम्पोज्ड का मतलब क्या हुआ कि एक अदर बॉडी है जो आप पे इंप्लीमेंट कर रही है ये रिलेशनशिप के एथिक्स। ये क्या है, वॉलेंट्री है, आप खुद पर इम्पोज करते हो। आपसे कोई कहने थोड़ी ना आता है कि भाई अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करो, ये आप खुद से करते हो ना। बट आपको बॉस की रिस्पेक्ट क्यों करनी है भाई, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट आपका, ये चीज वो इंश्योर करता है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड है। फिर क्या है, अगर इसको आप सही से नहीं करोगे, यानी पब्लिक रिलेशनशिप में कोई गलती करोगे, तो उसके लिए पेनल्टीज और पनिशमेंट्स डिफाइंड हैं, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स डिफाइन हैं। बट प्राइवेट रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। अगर आप वॉयलेशन करते हो, वॉयलेशन लीड्स टू सोशल कॉन्सिक्वेंस। अगर मान लो आपने वॉयलेशन किया, भाई आपने अपने पेरेंट्स की बात के खिलाफ गए आप, तो क्या होगा, आपको कोई सूली पे थोड़ी ना अटका देगा।
यही होगा कि भाई आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आपको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलने लगेगा। तो सोशल कॉन्सिक्वेंस जैसे लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, ये होता है। आपको फॉर्मल पनिशमेंट नहीं लिखा है, बट उसमें क्या है, पब्लिक रिलेशनशिप में मान लीजिए आपने करप्शन कर दिया, तो करप्शन का डिफाइंड है भाई इतने साल की सजा है आपकी। तो ये पहले से पेनल्टीज और पनिशमेंट डिफाइन हो रखे हैं। फिर आप यहां पर यूनिफॉर्म बिहेवियर की बात करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक कलीग से आप अलग बिहेवियर है, दूसरे से अलग, यहां पर चलता है। डिफरेंशियल बिहेवियर में दिक्कत नहीं है, आप एक सिबलिंग से बढ़िया बिहेव करो, दूसरे से कोई नहीं, वो आपकी मर्जी है भाई। डिफरेंशियल बिहेवियर यहां कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सर्वोपरि। बट यहां पर क्या है, क्लोज वंस इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ये देखो डिफरेंस नोट डाउन कर लो आप। ये डिफरेंस आपको अगर आपके नोट्स में नहीं है तो यूं की यूं आप लिखो और यूं की यूं यूज करना वहां पर। फिर यहां पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखो आगे मैं समझाऊंगा भी कि क्या अंतर होता है। अकाउंटेबिलिटी एक तरह का फॉर्मल चैनल है, जहां पर आप क्या करते हो उसको आपको हिसाब देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मोर ऑफ इंटरनल है, आपके अंदर है, आप ये फील करते हो मुझे ये करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा एक्सटर्नल है कि भाई आपको किसी को जवाबदेही बन रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जवाबदेही बाहर नहीं है, अंदर है, मुझे खुद से लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर लाइक इंटरनल थिंग। फिर ये हो गए आपके पब्लिक रिलेशनशिप और प्राइवेट रिलेशनशिप में कुछ एथिक्स में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या लॉजिक अंतर होता है। तो कुछ मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए, ये 7-8 पॉइंट याद कर लो। क्विक रिकैप, भाई ये कम्युनिटी बिजनेस सोसाइटी पे बात करता है, ये फ्रेंड्स फैमिली की बात करता है, ये फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन, पब्लिक रिलेशनशिप में रूल्स और रेगुलेशन की प्रधानता है। यहाँ पर किस चीज़ की है, फीलिंग्स और इमोशंस की है। ये एक तरह से एक्सटर्नली इम्पोज्ड है, यानी कि बाहर की एजेंसी से इम्प्लीमेंट होता है। ये सेल्फ इम्पोज्ड है। पनिशमेंट डिफाइंड है, अगर आप वॉयलेट करोगे तो पनिशमेंट डिफाइंड है। यहाँ पे पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है, अगर होगा भी तो आपको सोशल कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म बिहेवियर की बात करता है कि यहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप में अगर आप एक कस्टमर से कैसे बात कर रहे हो उसी तरह आपको दूसरे, दोनों में अंतर नहीं कर सकते आप। यहाँ डिफरेंशियल बिहेवियर चलता है प्राइवेट रिलेशनशिप में। नहीं अंतर है कि भाई एक दोस्त से आप घनिष्ठता बनाओ, एक से कम बनाओ, चलता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट सर्वोपरि है, बट प्राइवेट रिलेशनशिप में आपके क्लोज्ड वन का इंटरेस्ट और आपके खुद का इंटरेस्ट मैटर करता है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले होता है। तो ये आपका एक और यूनिट हो गया, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। इसके बीच में अंतर ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें कि पूछने का जो इसमें होगा चीज़ें वो यही होगा आपका, ठीक है। अलग से कुछ नहीं आना इसमें। अगर आएगा भी तो ये आ सकता है कि भाई इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ ऑन पब्लिक लाइफ। इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ ऑन पब्लिक लाइफ, यानी कि जो आपके प्राइवेट लाइफ में एथिक्स है वो आपके पब्लिक लाइफ के एथिक्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करते हैं वैल्यूज इन प्राइवेट लाइफ ट्रांसफॉर्म इनटू वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ, इस बात को समझिए। आपसे कहा जा रहा है जो आपकी प्राइवेट लाइफ की वैल्यूज होती वही ट्रांसलेट होती हैं पब्लिक लाइफ में। जैसे एग्जाम्पल, भाई लव और अफेक्शन जो है आपके, वो क्या बन जाता है, कंपैशन बन जाता है, ठीक है। जो आपके अंदर सेल्फलेसनेस है प्राइवेट रिलेशनशिप में,
वो क्या बन जाती है, सेल्फलेस सर्विस बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके जो ओरिजिन है वो प्राइवेट रिलेशनशिप में है। तो प्राइवेट रिलेशंस में जो आपके वैल्यूज हैं वही ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ। तो अगर आपसे पहला जो कैटेगरी पूछा गया है कि एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ कैसे पब्लिक लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, तो उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो। नेगेटिव भी होता है, देखो ये तो हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव भी है। अगर आपका कोई बायस है, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ आपका बायस है, तो जब आप उससे डील करते हो पब्लिकली भी ना, तो आपका डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड बाहर आता है। तो ये इसका नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वैल्यूज ट्रांसलेट होती हैं तो नेगेटिव वैल्यूज भी ट्रांसलेट होती हैं। दूसरी चीज क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशंस। अगर आप प्राइवेट रिलेशनशिप्स बहुत बेटर तरीके से मैनेज करते हो तो आप सीख जाते हो कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ डील करते हो। तो आपको जो इंटरपर्सनल डीलिंग्स होती हैं वो कहाँ से सीखने को मिलती हैं, प्राइवेट रिलेशनशिप से। ठीक है, जैसे उसमें ट्रस्ट, लव, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आप जब रखते हो अपने प्राइवेट रिलेशनशिप्स में, तो जब आप पब्लिकली डील करोगे तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूज आपको बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस में मदद करेंगे। तो ये तो हो गया प्राइवेट लाइफ का। अब पब्लिक लाइफ कैसे आपके प्राइवेट लाइफ को इम्पैक्ट करती है वो देख लेते हैं। भाई इंस्पिरेशन का काम करती है। अगर आज आपने जेंडर इक्वालिटी पर एक वर्कशॉप ली सपोज, तो कहीं ना कहीं आपके जो जेंडर इक्वालिटी के लिए जो आपकी वैल्यूज थी, जो सोच थी, वो आपकी चेंज होगी या स्ट्रेंथन होगी अगर आपकी पहले से ऑलरेडी अच्छी थी। और जब आप प्राइवेट रिलेशनशिप में डील करोगे तो आप मोर इगैलिटेरियन या मोर इक्वल बिहेवियर करोगे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, वैल्यूज। आपको पब्लिक रिलेशनशिप में समझ में आता है कि भाई प्राइवेट रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है। तो वहाँ की जिस तरह से गिव एंड टेक का एटीट्यूड होता है पब्लिक लाइफ में, तब आपको पता चलता है कि भाई प्राइवेट लाइफ में जो आपका अफेक्शन है, लव है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत माइनर है, ये बहुत पूछने के चांसेस कम हैं। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ ऑन पब्लिक लाइफ या वाइसी वर्सा, मेन जो आपसे पूछेगा ना वो पूछेगा ये जो डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। तो देखो ये हमने कर लिया है, पहले यूनिट का आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला यूनिट देखिए बहुत बड़ा है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला पार्ट बहुत बड़ा है, उसमें हमने आधा चैप्टर कर लिया है। अब हमारा वैल्यूज़ वाला पार्ट पता है बचा है, उसी में हम सोशलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ टीचिंग्स पढ़नी होती हैं, वो टीचिंग्स हम पढ़ लेंगे। बाकी मेन टीचिंग्स हम मॉरल थिंकर के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, वील मीट विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून ऑन एथिक्स। कोशिश यही है 3-4 दिन में पूरे एथिक्स के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।